तो नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं इस वीडियो में इन्हीं 4 विषयों पर बात करने जा रहा हूं कि संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार कौन कौन से हैं और संधि विच्छेद कैसे करें, संधि पहचानने की ट्रिक कौन कौन सी, कि कैसे जाने किसी शब्द को देखते ही हम कैसे जान जाएं कि इस शब्द में कौन सी संधि है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें ताकि आप लोगों को बात पूरी तरह से समझ में आ जाए और आप संधि के सवालों को आसानी से कर सकें, कम से कम गलती आप लोग करें। तो इस वीडियो को आप लोग पूरी देखिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें है संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या है, संधि शब्द का अर्थ क्या है। तो संधि का अर्थ होता है जोड़। संधि शब्द का अर्थ है जोड़ या मेल। तो हिंदी में संधि की जो परिभाषा दी जाती है वह इस प्रकार है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। तो संधि में क्या होता है कि दो वर्ण परस्पर मिल करके और विकृत हो जाते हैं, कोई तीसरा वर्ण बना लेते हैं, तो उसको संधि कहते हैं। तो आइए देखते हैं संस्कृत में इसकी क्या परिभाषा है। संस्कृत में संधि शब्द की परिभाषा दी जाती है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। परः का अर्थ है अतिशय, सन्निकर्षः का अर्थ है समीपता। संहिता जो संधि है उसको संस्कृत में संहिता कहते हैं। मतलब संहिता और संधि दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। तो पूरे इस सूत्र का अर्थ हो जाएगा वर्णों में जब अतिशय समीपता होती है तो उसको संधि कहते हैं। अतिशय समीपता का क्या अर्थ है? जब दो वर्णों के बीच में आधी मात्रा से कम का व्यवधान होता है तो उसको अतिशय समीपता कहते हैं। कहने का मतलब है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, सुधि उपास्यः। सुधि धन उपास्य। सुधि का अर्थ होता है विद्वान, उपास्य का अर्थ है पूज्य। तो अगर सुधि और उपास्य इन दोनों शब्दों के उच्चारण करने में हम देरी लगाएं, सुधि शब्द का अभी उच्चारण करें और 1 सेकंड 2 सेकंड बाद उपास्य शब्द का उच्चारण करें, सुधि उपास्य। इस तरह से इन दोनों शब्दों में समीपता नहीं है। लेकिन इन्हीं दोनों शब्दों को अगर हम बहुत जल्दी बोलें ताकि इन दोनों शब्दों के बीच में आधी मात्रा से कम का व्यवधान हो, तब क्या होगा? सुधि धन उपास्य। इसको हम जल्दी से बोलें शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य। तब क्या होगा? धा में जो दीर्घ इकार है और उपास्य का जो उकार है, ये दोनों वर्ण मिल करके इसमें जो इकार है इस इकार में विकार पैदा कर देते हैं। तब क्या होता है? ई के स्थान पर या हो जाता है और रूप बन जाता है शुद्ध्युपास्य। इसमें जो पहला स्वर था इकार, इसमें विकार होकर के ई को या हो गया। तो इस प्रकार से जब दो वर्णों के बीच अतिशय समीपता होती है, मतलब आधी मात्रा से कम का व्यवधान होता है, तो उस जगह पर पहले स्वर में या पहले व्यंजन में विकार हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को संधि कहते हैं। तो ये है परः सन्निकर्षः संहिता। ये संस्कृत में संधि की परिभाषा दी गई है। संहिता का अर्थ है संधि। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो संधि होती है उसमें भी 2 शब्द होते हैं और शब्दों को जोड़ करके एक तीसरा शब्द बना दिया जाता है। और जो समास होता है उसमें भी 2 शब्द होते हैं, उन दोनों शब्दों को जोड़ करके तीसरा शब्द बना दिया जाता है। लेकिन संधि और समास में कुछ अंतर हैं। जैसे एक अंतर यही है, क्योंकि जो संधि होता है वो हमेशा वर्णों में होता है, वर्णों के बीच में होता है, वर्णों में विकार उत्पन्न होता है, इसलिए इसको वर्ण विधि कहते हैं। जबकि समास जो होता है वह पदों के बीच में होता है, 2 पदों के बीच में समास होता है, इसलिए इसको पद विधि कहते हैं। तो संधि वर्ण विधि है और समास पद विधि है। अब इसके बाद देखते हैं संधि के प्रकार कौन कौन से हैं। तो संधि को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि के मुख्यतः 3 ही भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधियों में भी कई प्रकार हैं स्वर संधि के, जैसे यड़ संधि है, अयाद संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि। इस तरह से छोटे छोटे और भी भेद हैं, लेकिन मुख्यतः यही भेद हैं
3 3 6 7 ही भेद मुख्यतः हैं, और जो व्यंजन संधि है उसमें भी मुख्यतः यही भेद हैं। छोटे छोटे और भी भेद हैं, इसलिए कभी भी इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाता है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, क्योंकि इसका कोई भेद निश्चित नहीं, छोटे छोटे और भी बहुत भेद होते हैं जिसका नाम नहीं लिया जाता है। तो ये हाँ, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे गुण संधि है, यह किस प्रकार की संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि है, इसी प्रकार यड़ संधि किस प्रकार की संधि, इस तरह का प्रश्न भले पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा कि व्यंजन संधि कितनी प्रकार की होती है अथवा स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है, इस तरह नहीं पूछा जा सकता है। तो संधि विच्छेद करते समय ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जब हम संधि विच्छेद करें, किसी पद को तोड़ें, तो जो विच्छेद करने के बाद जो 2 पद बनते हैं, उन दोनों पदों को या दोनों शब्दों को सार्थक होना चाहिए। सार्थक होने पर ही सही संधि विच्छेद माना जाएगा। उदाहरण के लिए शुद्ध्युपास्य शब्द है, इस शब्द के अगर गलत संधि विच्छेद किए जाएं तो कई तरह के संधि विच्छेद हो सकते हैं। जैसे अब इस शुद्ध्युपास्य शब्द के अगर गलत संधि विच्छेद किए जाएंगे तो इस तरह से कई इसके संधि विच्छेद हो जाएंगे, लेकिन जो सही संधि विच्छेद है वह एक ही होगा, सुधि धन उपास्य। तो सुधि धन उपास्य इस संधि विच्छेद में दोनों शब्द सार्थक है, सुधि शब्द भी सार्थक है और उपास्य शब्द भी सार्थक है। सुधि का अर्थ होता है विद्वान, उपास्य का अर्थ होता है पूज्य, मतलब विद्वानों के लिए जो पूज्य है वह शुद्ध्युपास्य है। तो संधि विच्छेद में हमेशा दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, हो सकता है कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उस शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है, तो उस प्रत्यय को भी सार्थक माना जाता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये शब्द सार्थक नहीं है। जैसे प्रेजिते शब्द है, प्रेजिते, इसका संधि विच्छेद हो गया प्रा धन एजते। एजते का अर्थ होता है कंपन करना। अब यहाँ पर प्रा जो है उपसर्ग है, तो उपसर्ग को भी सार्थक माना जाता है। इसी प्रकार हरे शब्द है, हरे धन ए, तो यहाँ पर ए जो है सुप्रत्यय है, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रत्यय और उपसर्ग को भी सार्थक माना जाता है। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद करते समय एक बात ध्यान रखना चाहिए कि संधि विच्छेद में दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। अब अगला टॉपिक है कि संधि पहचानने की ट्रिक क्या है। किसी शब्द को देख करके हम कैसे जाने कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तो इसको पहचानने के भी कुछ ट्रिक हैं, उसको आगे हम देखते हैं। तो इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने से संबंधित भी एक वीडियो बनाया है। यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी जो मैंने वीडियो बनाया है उसको आप देख सकते हैं। उसमें कुछ मैंने कुछ ट्रिक बताए हैं कि कैसे तैयारी करना चाहिए, अपनी तैयारी को हम कैसे विशिष्ट बनाएं, तैयारी को अपने तैयारी को सबसे अच्छा कैसे बनाएं, अच्छी तैयारी कैसे करें। तो इस विषय पर मैंने जो वीडियो बनाया है उसको आप लोग देख सकते हैं। साथ ही आत्मविश्वास कैसे प्राप्त करें, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ना कितना ज़रूरी है, संस्कृत का महत्व क्या है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाए हैं। इसके बाद यदि आप लोगों का सपोर्ट मिला तो हम समास को पहचानने की ट्रिक पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। यदि आपने पूरा वीडियो को देख लिया तो निश्चित है कि आप लगभग 95% संधि को सही कर ले जाएंगे, उससे संबंधित सवालों का सही जवाब आप लोग दे ले जाएंगे। तो संधि से संबंधित अपने सवाल अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग अगले टॉपिक पर बात करते हैं, संधि पहचानने की ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हम यड़ संधि का उदाहरण लेते हैं। यड़ संधि, ये जो यहाँ पर हमने उदाहरण दिए हैं 1 2 3 4, ये जो 4 उदाहरण दिए हैं ये यड़ संधि के उदाहरण हैं। यड़ संधि,
अब देखिए इन सभी शब्दों में बीच बीच में कुछ वर्ण परिवर्तन हुआ है। संस्कृत में जो यड़ संधि पढ़ाई जाती है उसके लिए एक सूत्र है इको यड़च। इस सूत्र में बताया गया है कि अगर ई, उ, री, लृ इन 4 वर्णों के बाद कोई स्वर आता है, इन 4 वर्णों के बाद कोई स्वर आता है तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, लृ के स्थान पर ला हो जाता है। तो शब्द के बीच में अगर कभी भी आपको या, वा, रा, ला दिखाई दे, या ऐसा समझ लीजिए ई के स्थान पर या हुआ दिखाई दे, उ के स्थान पर वा हुआ दिखाई दे, री के स्थान पर रा हुआ दिखाई दे अथवा लृ के स्थान पर ला हुआ दिखाई दे, तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। जैसे पहला उदाहरण है शुद्ध्युपास्य। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सुधी धन उपास्य। शुद्ध्युपास्य का संधि विच्छेद है सुधी धन उपास्य। यहाँ पर 2 वर्णों में संधि हो रही है, धा के बाद इकार है और उपास्य का उकार। तो इको यड़च सूत्र क्या कहता है कि ई के बाद अगर स्वर हो तो ई के स्थान पर या आदेश हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ई के स्थान पर यहाँ पर यकार आदेश होकर के धा के बाद या आ गया है। तो अगर यहाँ पर बीच में शब्द के बीच में यकार दिखाई दे तो वहाँ पर यड़ संधि समझना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर मधु धन अरि, मध्वरि, ये जो शब्द है इसका संधि विच्छेद है मधु धन अरि। तो यहाँ पर उ के स्थान पर वा हो गया है, मध्वरि। तो यहाँ पर भी यड़ संधि है। शुद्ध्युपास्य, यहाँ पर शुद्ध्युपास्य 2 तरह से लिखा जाता है, क्योंकि बीच में धा को द्वित्व होकर के पहले धा को दा हो जाता है। तो शुद्ध्युपास्य 2 तरह लिखा जाएगा। इसी प्रकार मध्वरि भी 2 तरह से लिखा जाता है, धात्रंसा भी 2 तरह से लिखा जाता है। तो सुधी धन उपास्य हो गया शुद्ध्युपास्य, मधु धन अरि मध्वरि हो गया। इसी प्रकार धातृ धन अंसा, धात्रंसा जो शब्द है इसका संधि विच्छेद है धातृ धन अंसा। अब यहाँ पर ता के बाद री है और उसके बाद में स्वर आ है, तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा हो गया। इस प्रकार से धात्रंसः बनता है। इसी प्रकार लाकृति शब्द है, लाकृति का संधि विच्छेद है लृ धन आकृति। यहाँ पर लृ के बाद में स्वर है, तो ऐसी स्थिति में लृ के स्थान पर ला हो गया। तो इस प्रकार शब्द के बीच में अगर या दिखाई दे रहा है, वा दिखाई दे रहा है, रा दिखाई दे रहा है और ला दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर यड़ संधि समझना चाहिए। अब अगली संधि को लेते हैं। जैसे अयादि संधि है। अयादि संधि को कैसे पहचानने की इसमें अयादि संधि है, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हरे शब्द है, हरे, तो हरे शब्द का संधि विच्छेद होगा हरे धन ए। यहाँ पर ए के स्थान पर क्या हो गया है, अय। विष्णवे, इसका संधि विच्छेद होगा विष्णु धन ए बराबर विष्णवे। यहाँ पर ओ के स्थान पर औ हो गया है। नायिका शब्द है, इसका संधि विच्छेद होगा नय धन अकह। तो आय के स्थान पर हो गया है, आय के स्थान पर आय हो गया है। पावका है, इसका होगा पौ धन अकह। यहाँ पर औ के स्थान पर आव हो गया है। तो शब्द के बीच में जब आय, आओ, आय, आओ दिखाई देता है तो वहाँ पर अयादि संधि समझना चाहिए। इसके लिए सूत्र है एचो यवा यावः। एचो यवा यावः, ये सूत्र कहता है एच प्रत्याहार के वर्ण, एच प्रत्याहार में ए ओ आय औ,
4 वर्ण आते हैं। तो एच प्रत्याहार के वर्ण के बाद अगर स्वर आ रहा है तो ए ओ आय औ के स्थान पर क्रमशः अय औ आय औ आदेश हो जाता है। इसी प्रकार से गव्यम शब्द है, इसका संधि विच्छेद होगा गो धन यम। यहाँ पर भी ओ के स्थान पर औ हो गया है। नाव्यम शब्द है तो इसका संधि विच्छेद होगा नौ धन यम बराबर नाव्यम। यहाँ पर औ के स्थान पर आव हो गया है। गव्यवती शब्द है, इसमें गो धन युति बराबर गव्यवती बनता है। यहाँ पर भी ओ के स्थान पर अव हो गया है। तो इस प्रकार से शब्द के बीच में जब भी आय औ आय आव दिखाई दे तो वहाँ पर आयादि संधि होती है। अब देखिए हरे शब्द है, इसमें आय बीच में दिखाई दे रहा है। विषुणवे है, इसमें आव दिखाई दे रहा है। नायका है, इसमें आय दिखाई दे रहा है। पावकः आव दिखाई दे रहा है। गव्यम आव दिखाई दे रहा है। नाव्यम आव दिखाई दे रहा है। इसमें इसी प्रकार गव्यवती में आव बीच में दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद आते हैं गुण संधि पर। संस्कृत में 3 वर्णों को गुण कहा गया है, ह्रस्वकार, ए और ओ। इन 3 वर्णों को गुण कहा गया है। तो शब्द के बीच में जब ए दिखाई दे, ए की मात्रा दिखाई दे, ओ की मात्रा दिखाई दे अथवा आ के स्थान पर अर हो जाता है, बीच में अगर अर दिखाई दे तो वहाँ पर गुण संधि समझना चाहिए। जैसे उपेंद्रा शब्द है, यहाँ पर देखिए ए की मात्रा दिखाई दे रहा है तो उपेंद्रा शब्द का संधि विच्छेद हो जाता है उपधन इंद्र, उपधन इंद्र उपेंद्र। गंगोत्कम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गंगा धन उदकम, उदकम। कृष्णार्थी है, इसका संधि विच्छेद होगा कृष्ण धन रिद्धि, कृष्ण धन रिद्धि बराबर कृष्णार्थी। तव धन लृकार बराबर तवलकार। तो यहाँ पर देखिए बीच में कृष्णार्थी है, इसमें अर दिखाई दे रहा है, बीच में अर। तवलकारा में अल दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार शब्द के बीच में जब ए की मात्रा दिखाई दे, जैसे उपेंद्र में है, गंगोत्कम में ओ की मात्रा है, कृष्णार्थी में बीच में अर शब्द आया हुआ है और तवलकारा में अल आया हुआ है। तो अर और अल को समझ लेते हैं। जैसे आ वर्ण के बाद गुण संधि जो आदगुणा सूत्र है वो कहता है आ वर्ण के बाद अगर कोई स्वर होगा तो दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। तो गुण 3 है आ ए ओ। तो जब आ आदेश हो जाता है, इसके आदेश होने का एक नियम है, अगर आ वर्ण के बाद में री आ रहा है तो वहाँ पर अर हो जाता है। आ वर्ण के बाद अगर लृ आ रहा है तो वहाँ पर अल हो जाता है। तो इस प्रकार शब्द के बीच में ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर अथवा अल दिखाई दे तो वहाँ पर गुण संधि समझना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि को पहचानने के लिए तो संस्कृत में 3 वृद्धि संज्ञक वर्ण भी हैं, दीर्घ आकार, अय, औ। इन 3 वर्णों को वृद्धि कहा गया है। तो शब्द के बीच में जब अय की मात्रा दिखाई दे, औ की मात्रा दिखाई दे अथवा बड़ा आ के स्थान पर आर अथवा आल दिखाई दे तो वहाँ पर वृद्धि संधि समझना चाहिए। जैसे कृष्ण एकत्व पहला उदाहरण है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कृष्ण धन एकत्वम, दोनों जोड़ करके कृष्ण एकत्वम बन जाता है। तो यहाँ पर आई की मात्रा है। देवैश्वर्यम, यहाँ पर भी आई की मात्रा दिख रही है। कृष्णोत्कंठम, औ की मात्रा दिख रही है। उपायति है, यहाँ पर भी आई की मात्रा दिख रही है। उपायधते आई की मात्रा दिख रही है। पृष्ठवा औ की मात्रा दिख रही है। सुखार्ता शब्द है, इसमें बीच में आर दिख रहा है।
यहाँ पर बीच में आर दिख रहा है, खा पे बड़ा की मात्रा है और ता के ऊपर आधारा, तो इसको लेकर के हो जाएगा आर। तो बीच में आर दिखा, प्राणायाम है, यहाँ पर भी आर दिख रहा है, आर दिख रहा है। कम्बलायाम, यहाँ पर भी आर दिख रहा है। प्रार्छत, यहाँ पर भी आर दिख रहा है। आल का कोई उदाहरण नहीं मिलता है, लेकिन अगर कभी भी इस तरह का बीच में आल भी दिखाई दे तो वहाँ पर भी वृद्धि संधि समझना चाहिए। तो इस तरह से शब्द के बीच में अगर आई की मात्रा, औ की मात्रा, आर अथवा आर या आल दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर वृद्धि संधि समझना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं पररूप संधि। पररूप संधि में पररूप आदेश हो जाता है, जैसे आ है और ए है, तो इस आ के स्थान पर ए बाद वाला ए आकर के बैठ जाता है। इस प्रकार से पररूप एक आदेश हो जाता है, इसको पररूप संधि कहते हैं। पररूप संधि और गुण संधि में थोड़ा सा भ्रम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी ए दिखाई दे रहा है और उपेंद्रा में भी ए दिखाई दे रहा है। तो इस संधि विच्छेद करने के बाद पता चलेगा कि इसमें कौन सी संधि है। जैसे प्रेजित शब्द है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रा धन एजते। उपोषित है, उप धन ओसति। सकंधु है, शक धन अंधु। मनीषा है, इसका संधि विच्छेद हो गया, हो जो होगा मनस धन ईसा। अब देखिए यहाँ पे प्रेजित शब्द है, इसमें प्रा उपसर्ग है, इसके बाद ए आया हुआ है, मतलब प्रा में आ जुड़ा हुआ है, आ के बाद ए आया हुआ है। जबकि उपेंद्र में पा के बाद आ है और उसके बाद ई आया है, आ और ई मिलकर के ए बन गया, मतलब आ और ई इन दोनों वर्णों के स्थान पर ए हो गया है। गंगा धन उत्कम, आ और उ इन दोनों वर्णों के स्थान पर ओ हो गया है, गंगोत्कम बन गया है। तो गुण संधि में दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण आदेश होता है, एक दूसरा वर्ण, जबकि पररूप संधि में दोनों वर्णों में जब योग होता है तो पहले वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आकर के बैठ जाता है, आ के स्थान पर ए आकर के बैठ जाएगा और हो जाएगा प्रेजिते। तो संधि विच्छेद करने के बाद ये पता चलेगा कि इसमें गुण संधि है अथवा पररूप संधि है। मनस धन ईसा, यहाँ पर जैसे मनस मन धन अस धन ईसा, ईसा। मनस शब्द में अस टी संज्ञक होता है, इस अस के स्थान पर ई आकर के बैठ जाता है, तो इस प्रकार से ईसा बन जाता है और दोनों जुड़ जाते हैं तो हो जाता है मनीषा। तो इस तरह से मनीषा शब्द थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह के अपवाद स्वरूप जो शब्द होते हैं उनको परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है। तो मनीषा शब्द का संधि विच्छेद होगा मनस धन ईसा। सकंधु, इसमें भी पररूप एक आदेश होता है, इसका संधि विच्छेद होगा सकधन अंधु। यहाँ पर दीर्घ हो जाना चाहिए था, क्योंकि आ वर्ण के बाद सवर्ण आ है, लेकिन यहाँ पर दीर्घ ना होकर के यहाँ पर पररूप एक आदेश हुआ है, तो सकधन अंधु बराबर सकंधु हो जाता है। इसके बाद आता है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि शब्द के बीच में अवग्रह का चिन्ह आता है, हरे और ये अवग्रह का चिन्ह है। अवग्रह का चिन्ह ये दिखाता है कि यहाँ पर ह्रस्व आकार विद्यमान था, अब उसका पूर्व रूप एक आदेश हो गया है और ह्रस्व आ यहाँ पर अब नहीं है, लेकिन पहले था, ऐसा दिखाने के लिए यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं। इस अवग्रह का उच्चारण नहीं किया जाता है, तो जैसे हरे धन औ, इसका संधि होकर के हरेओ बन जाएगा, तो यहाँ पर अवग्रह का उच्चारण नहीं किया जाएगा, सिर्फ हरेओ ऐसा उच्चारण किया जाएगा। विष्णुव, ओ के बाद यहाँ पर औ था, दोनों जुड़ करके यहाँ पर पूर्व रूप एक आदेश हो गया है। इस प्रकार विष्णु
विष्णुवा, यहाँ पर बीच में अवग्रह आ रहा है, तो इस अवग्रह से लग रहा है कि यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है। गो अग्रम, यहाँ पर भी देखिए अवग्रह आ रहा है। तो इस प्रकार से अवग्रह चिन्ह से पता चलता है कि इसमें पूर्व रूप संधि हुई है।